और अब वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड में 2 दिन पहले आईएएस तबादले विवादों में आ गया है। ये तबादले जो हुए थे, दरअसल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की तरफ से 26 अधिकारियों के तबादले की अनुमति दी गई थी, लेकिन तबादला सूची में कुल 37 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। हालांकि बाद में इन तबादलों के निरस्त कर दिया गया था, लेकिन विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि जानबूझकर अधिकारियों ने ऐसा किया। वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि तबादले निरस्त किए जाने के बाद अफसरशाही जो है वो सरकार पर, यानी इसलिए ये निरस्त किए गए ताकि अफसरशाही सरकार पर हावी ना हो। तो सीएम ने 26 अधिकारियों के तबादले की अनुमति दी थी, लेकिन 37 अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। बाद में इन तबादलों को निरस्त कर दिया गया और अब इस पर सियासत होने लगी है। विपक्ष सरकार को घेर रहा है। तो आईएएस तबादले जो हैं वो विवादों में आ गया है, यानी जो तबादले किए गए थे उसके बाद निरस्त किया गया, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो विवादों में आ चुका है और विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर सरकार को घेरा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जानबूझकर अधिकारियों ने ऐसा किया। वहीं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है तबादले निरस्त किए गए हैं, लेकिन अफसरशाही सरकार पर हावी नहीं है, यानी किसी तरह की कोई सरकार पर दबाव नहीं है। अफसरशाही अपना काम कर रही है और अफसरशाही सरकार पर हावी नहीं है। सारा कारण आज आपको विभागीय मंत्री जी ने भी दे दिया है, मैंने उनका पढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से सहमति न होने के कारण निरस्त किए गए हैं। देखिए, ये चीज़ें हैं कि सभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो सामान्य शिष्टाचार है, जो एक पालनीय विषय, उसका सबको पालन करना चाहिए। और निश्चित रूप से मानकर चलिए, राज्य में हमारी सरकार आने के बाद हमने इस सारे विषय में आम लोगों से जोड़ने का काम किया। ब्यूरोक्रेट्स हावी है, ऐसा सवाल ही नहीं उठता। इसमें सरकार हावी है और सरकार ही काम करे। त्रुटि नहीं है भाई, ये जानबूझ करके किया जाता है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, मंत्रियों को उनकी हैसियत बताने के लिए अधिकारी जानबूझ के करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि इस राज्य में सरकार की हैसियत और हिम्मत ही नहीं है कि वो किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दे। आपने अमनमणि वाला का मामला देखा, आपने NH 74 वाला मामला देखा, आप ये ट्रांसफ़र वाला मामला देख रहे हैं। कैसे संभव है कि 26 का ट्रांसफ़र में नाम है और आपने 37 ट्रांसफ़र कर दिए? कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? आईएएस तबादले विवादों के घेरे में है पवन। मेरे साथ पवन दीक्षित हैं। पवन, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? अगर आपको मिल पा रही है तो मैं जानना चाहूंगा इस पूरे घटनाक्रम में अब तक क्या अपडेट है? बिल्कुल राजेश, कल 2 दिन पहले ही ये वन विभाग में कुछ तमाम अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे, लेकिन उन ट्रांसफर को लेकर के जैसे ही लिस्ट जारी हुई वैसे ही उस पर सवालिया निशान खड़े हो गए। इसको पक्ष और विपक्ष के तमाम लोगों ने उस पर उंगलियां उठाई हैं, क्योंकि आईएफएस लेवल के ये ट्रांसफर थे। इन आईएफएस लेवल के ट्रांसफर में जो अनुमोदन होता है ट्रांसफर को लेकर के, वो मुख्यमंत्री या फिर विभागीय मंत्री का अनुमोदन लिया जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा जितने ट्रांसफर होने थे उनको लेकर के विभागीय मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से उसकी परमिशन ली गई थी, उसके अनुमोदन लिया गया था। लेकिन वन विभाग की ओर से मुख्यालय की ओर से जो लिस्ट जारी की गई, तो अनुमोदन से ज्यादा अधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी गई, जिसको लेकर के शासकीय प्रवक्ता ने भी कहा है कि मुख्यमंत्री ने उनको तुरंत कैंसिल करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस तरीके की घटना ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब भी वन विभाग में वन मंत्री या फिर वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनके बीच में कहीं न कहीं तालमेल की कमी दिखाई दी है। जहां 2 दिन पहले ये तबादले हुए थे और इन पर अब सियासत होने लगी। हालांकि उन्हें निरस्त कर दिया गया था, लेकिन सियासत जो है वो गरमा रही है और विपक्ष सरकार को इस पर घेर रहा है। तबादले लिस्ट में 37 अधिकारियों के नाम थे, जबकि अनुमति मुख्यमंत्री की तरफ से 26 को दी गई थी। सरकार ये कह रही है
कि अफसरशाही सरकार पर हावी नहीं है। मसूरी में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ एमपीजी कॉलेज के गेट पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पोखरियाल के बयान की प्रतिक्रिया के साथ उनके पुतले को फूंका, अपना गुस्सा जाहिर किया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि कोरोना काल में छात्रों की परीक्षाएं आयोजित कराना उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने जैसा है, लिहाजा इससे पहले भी परीक्षा को टालने की मांग की गई थी। एक बार फिर ये मांग जोर पकड़ने लगी है। एनएसयूआई ने एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का पुतला दहन किया, जिसमें हमारी मांग है कि जिस प्रकार यूजीसी की जो 29 अप्रैल को गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया था, लेकिन जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, 6 सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका परीक्षा एचआरडी मिनिस्टर की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 6 सेमेस्टर के छात्र छात्रों की परीक्षाएं होगी, जिसका एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में कड़ा विरोध कर रही है और जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्रों की परीक्षाएं करवाई जाती है तो रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ छात्रों ने, ये जो कार्यकर्ता थे एनएसयूआई के, इन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया और इस बात की मांग की कि जो परीक्षा है उसे टाला जाए, कोरोना काल में छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। इससे पहले भी इस तरह के कई प्रदर्शन हो चुके हैं, विरोध किया जा चुका है। तो यहाँ पे डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का पुतला फूंक के एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने, और इनके साथ छात्र भी थे, इन्होंने यहाँ पे विरोध किया, अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार परीक्षा आयोजित करके ऐसा ही कर रही है और परीक्षा को रद्द करने की मांग की। कोरोना काल में आयोजित परीक्षा को लेकर ये प्रदर्शन किया गया और कहा कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, छात्रों को प्रमोट करिए अगली क्लास में, और कई जगह ऐसा किया जा चुका है। अब अलग अलग संगठन जो हैं वो इस तरह की मांग कर रहे हैं। मुझे पता है ना, डेली का यही होता है भाई। चलो शुरू करो। सुनील सोनकर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, एनएसयूआई के जो कार्यकर्ता हैं, क्या उनका कहना है? क्योंकि साफ तौर पे इससे पहले भी कई बार ऐसी आवाजें उठ चुकी हैं कि परीक्षा नहीं होनी चाहिए, कोरोना काल में छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इस पर अब क्या अभी तक का अपडेट है? राजेश, देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एनएसयूआई लगातार पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर रहा है। उनका ये कहना है कि जो छठे सेमेस्टर का जो एग्जाम यहाँ पर कराए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो छात्रों के साथ खिलवाड़ है। ऐसे में 23 मार्च से लॉकडाउन था और उसके बाद सभी शिक्षण संस्थाएं जो है यहाँ पर बंद रही और जो छात्र छात्राएं हैं उनके द्वारा उनका जो सिलेबस है वो भी पूरा नहीं हो पाया। और उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ पर करीब 70% जो छात्र छात्राएं हैं वो पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं और कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ कनेक्टिविटी की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो ऐसे में वो मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से चौथे सेमेस्टर में प्रमोट किया गया उसी तरीके से छठे सेमेस्टर को भी प्रमोट किया जाए और यहाँ पर परीक्षा ना हो। परंतु ऐसे में क्योंकि एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने साफ कहा है कि 31 जुलाई के बाद यहाँ पर सभी शिक्षण संस्थाएं खुल जाएंगी और परीक्षाएं विधिवत होंगी और इसी का विरोध यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। जी चलिए सुनील, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे अपडेट लूंगा। फिलहाल शुक्रिया इस जानकारी के लिए। एनएसयूआई ने एचआरडी मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का पुतला दहन किया, जिसमें हमारी मांग है कि जिस प्रकार यूजीसी की जो 29 अप्रैल को गाइडलाइन जारी हुई थी उसमें सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया गया था, लेकिन जो अंतिम सेमेस्टर के छात्र हैं, 6 सेमेस्टर के छात्र हैं, उनका परीक्षा एचआरडी मिनिस्टर की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने ये निर्णय लिया है कि 6 सेमेस्टर के छात्र छात्रों की परीक्षाएं होगी, जिसका एनएसयूआई पूरे प्रदेश भर में कड़ा विरोध कर रही है और जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि अगर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्रों की परीक्षाएं करवाई जाती है तो मसूरी में किटी कमेटी के नाम पर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। आरोप है कि किटी संचालक दंपति सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए उनको वापस देने के नाम पर गुमराह कर, उनके साथ अभद्रता कर, मारपीट कर रहा है और किटी में निवेश करने वाले दंपति के घर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। किटी संचालक दंपति और पीड़ित लोगों को कोतवाली लेकर पहुंचे और लोगों ने किटी संचालक के खिलाफ जमकर हंगामा किया। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि संचालक बीजेपी का नेता और उनको पार्टी के नाम पर धमकाता रहता है। मामले में आरोपी दंपति के खिलाफ मसूरी कोतवाली में तहरीर देकर
उनके पैसे लौटाने के साथ दंपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सुनील हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील, क्या इस पे कहा जा रहा है और किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि एक गंभीर आरोप के कई लोग जो किटी के झांसे में आके फंसे? राजेश, देखिए, ये बहुत बड़ा स्कैम यहाँ पर देखा जा रहा है कि सैकड़ों लोग किट्टी कमेटी से जुड़े हुए हैं और लाखों की तादाद पर इनके रकम किट्टी कमेटी द्वारा हड़प ली गई है। लगातार यहाँ पर अपने जो लोग हैं वो किट्टी में जो पैसा उनके द्वारा लगाया गया उसको वापस लेने की मांग कर रहे हैं, परंतु जो किट्टी संचालक है वो उनके पैसे देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक किट्टी संचालक बीजेपी नेता है तो बता रहे हैं कि रुआब यहाँ पर अपनी पार्टी का दिखा रहा है और ऐसे में पुलिस में प्रेशर भी बनाया जा रहा है कि वो कार्रवाई ना करे। और ऐसे में किट्टी जो जिन लोगों ने किट्टी में निवेश कर रखा है वो जमकर हंगामा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उनकी गाड़ी कमाई है और क्योंकि जिसमें गरीब और मध्यम क्लास का जो लोग हैं वो किट्टी से जुड़े हुए हैं और ऐसे में उनकी गाड़ी कमाई इसमें लग गई है, तो लगातार यहाँ पर कार्रवाई की मांग के साथ अपने पैसे वापस मांगने की बात कर रहे हैं। जी, ऐसे में क्या कोई कार्रवाई की गई है या सिर्फ आश्वासन देके इन लोगों को वापस लौटा दिया गया? जी, देखिए, अगर पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और इसमें से सैलरी भी यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा दी गई है। पूरी लिस्ट यहाँ पर बनाई जा रही है कि कितने लोग यहाँ पर किट्टी जो ये संचालक है इसके शिकार हुए हैं, तो उसके बाद ही यहाँ पर उच्च अधिकारी के निर्देशों के बाद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी पूरे मामले में जांच की जा रही है। जी, शुक्रिया सुनील जानकारी के लिए। तो आरोपी संचालक पीड़ितों को धमकी दे रहा है और पीड़ित जो हैं वो प्रताड़ित होते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। दिन पहले मेरे भाइयों से और मेरे से वादा किया गया था कि तुम्हारे हम 5 लाख रुपए हैं दे देंगे, 4 लाख का एग्रीमेंट है और मतलब 1 लाख मेरा वैसा है, ठीक है ना, जो उधार ले रखा है। मैंने कहा ठीक है आज दे देना। आज मैं जा ही रही थी तो दोनों हस्बैंड वाइफ मुझे घंटा घर पर मिल गए। मैंने इनको रोका, मैंने कहा भैया आज का वादा था, मैं फोन कर रही हूँ आप उठा नहीं रहे हो। तो उस पर ये उतरे और धर्मपाल ने मेरे से बदतमीजी की है, मुझे गाली गलौज की है, मेरा दुपट्टा खींचा है, ठीक है। और उसके बाद सुमन पवार ने मुझे धक्का दिया और दोनों स्कूटर पे बैठ के प्रीति के घर में दुकान में चले गए। भी एक किट्टी वाली है जो किट्टी चलाती है, उसके पास भी लोगों का पैसा है, ये दोनों मिली हुई है और दोनों की मिली भगत है। उसने इसको दुकान में घुसा लिया और मैं दुकान के बाहर खड़ी रही। तब मैंने अपनी एक पड़ोसन को फोन करके बोला मेरे कहने से वो बाहर नहीं आ रही है, तुम बुलाओ। इनके पास जाते हैं, ये मारपीट करते हैं, पैसे देने का नाम लेते नहीं है और हर बार एग्रीमेंट कर देते हैं, चेक दे देते हैं, जो बॉन्ड भी हो जाता है लोगों को चेक। उसके बाद भी ये आके बात करते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं आज देंगे पैसे कल देंगे और जो कोई इनके पास जाता है उसके साथ मारपीट करते हैं। तो क्या मानते हैं, अब तो दिक्कतें बढ़ गई है, आप लोगों ने दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ये लोग हम लोगों को दबाने के लिए बहुत राजनीतिक लोगों का नाम लेते हैं, उनके दबाव में लाते हैं कि हम उनको ले आएंगे, तुम्हारे साथ ये करा देंगे। गणेश जोशी का नाम भी आप लोग ले रहे हैं? इन्होंने इनका नाम लिया है, इन्होंने पीछ बजार में उनका नाम लिया है कि अभी यहाँ पे बुलाते हैं, आप थाने जाओ, अभी फोन कराते हैं, मामला खत्म कराते हैं, जो तुमसे कर सकते हो सब कुछ कर लो। मेरा वर्ष 2016 से सुमन पवार वाइफ ऑफ धर्मपाल पवार इन्होंने किट्टी का संचालन किया और उसमें बहुत ढेर सारी मसूरी की सारी लेडीज हैं उसमें इन्वॉल्व हैं और ये पूरे महीने उनसे पैसा लेते रहे और इन्होंने वादे किए कि जब 1 साल बाद इन लोगों का पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो ये कुछ पैसे बढ़ाकर उसमें वापस दे देंगे, जिसमें कि मसूरी की महिलाएं फंस गई और उसके बाद ये 1 साल तक इन्होंने कंटिन्यू इस किट्टी को चलाया और ये पैसे लेते रहे। और जब इन्होंने देखा कि पैसे वापस करने का समय आ गया है तो इन्होंने किट्टी संचालन बंद कर दिया अचानक से। और जब भी कोई लेडी से इनके घर पे पैसे मांगने जाती रही तो शुरू में ये वादा करती रही कि आज नहीं तो कल ये पैसे दे देंगी। मिस्टर धर्मपाल हैं कुंडी के, तो इन्होंने जो है किट्टी का पैसा जमा किया है तो लोगों को नहीं देनी थी। दोनों पति पत्नी इस काम को करते थे, तो पहले हमारे द्वारा भी इनको समझाया गया है कि लोगों का पैसा दे दो, लेकिन ये जब भी लोग जाते हैं तो पैसे के लिए तो ये टाइम टू टाइम डेट टू डेट देते हैं, लेकिन उस डेट पे नहीं थे। तो आज काफ़ी महिलाएं आई थी, इस संबंध में इनसे एप्लीकेशन ले ली गई, जो भी विधिक कार्रवाई को वो की जा रही है। तो लॉकडाउन में बड़ी संख्या में घर आए प्रवासियों के लिए अब सरकार युद्ध स्तर पे सरकारी योजनाओं का लाभ देकर स्वरोजगार की ओर प्रेरित कर रही है। इसके लिए न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कोविड-19 से हुए लॉकडाउन से अकेले रुद्रप्रयाग जनपद में 20,000 से ज्यादा प्रवासी घर आए। ऐसे में इन लोगों के सामने रोजगार का संकट भी गहरा गया। इसे देखते हुए सरकारों ने भी बेहतर कार्य योजनाएं तैयार की हैं। युवा ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ लें, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा न्याय पंचायत स्तर पे कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रवासियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि प्रवासी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर बन सकें और उनके सामने जो चुनौतियां हैं उसे कम किया जा सके।
यहाँ पे ग्रामीण विकास है, पंचायत राज विभाग है, कृषि विभाग है, पशुपालन है, मत्स्य है, डेयरी है, इम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, समाज कल्याण विभाग है, विभिन्न प्रकार के विभाग यहाँ पे आ रखे हैं और प्रत्येक विभाग अपने विभाग से संबंधित जानकारी यहाँ पे दे रहे हैं। जैसे हमारे विभाग से संबंधित ग्रामीण विकास से संबंधित, क्योंकि हमारे पास महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना एक त्वरित ऐसी योजना है कि जिसको हम त्वरित जो बेरोजगार युवा हो के आजकल प्रवासी लड़के घर में आ रखे हैं, उनको हमने त्वरित रोजगार के लिए बता दिया है कि एक परिवार में 100 दिन का रोजगार हम महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के अंतर्गत देते हैं। जनपद रुद्रप्रयाग में हमारी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे पर्वतीय तालाब निर्माण योजना। ये सबसे इसमें आप मानिए 50 वर्ग मीटर सबसे मिनिमम मानक है डिपार्टमेंट का, वो 50 वर्ग मीटर के तालाबों का निर्माण कार्य करवाया जाता है। उसमें जो अनुदान है वो 50% अनुदान हम लोग सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। और अब तो आप इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि पिछले 2 वर्षों से मनरेगा से बाकी जिस किसान का जितना भी एक्स्ट्रा खर्चा आता है वो मनरेगा से वहन हो रहा है। और धीरे धीरे वो क्योंकि उसको जॉब कार्ड अरेंज करने होते हैं और वो आसानी से आजकल गांव में काफ़ी प्रगति पे भी है जॉब कार्ड जो बना रहे हैं। तो काफ़ी लोगों ने जो ये कार्यशाला में जिन कार्यशालाओं में शामिल हुई हूँ, प्रत्येक कार्यशाला में कम से कम 10 से 12 लोगों ने आवेदन करा है। उन सभी का विभाग की तरफ से पहले सर्वे कार्य किया जाएगा। उनको रोजगार के संबंध में बताना चाहिए, वो रोजगार कुछ करें। बाहर से जो आए तो रोजगार, यहाँ रोजगार की बहुत संभावना है। खेती बाड़ी है, फल फ्रूट है, बगीचा है, सारे दुनिया भर के हिसाब हैं यहाँ। वो अगर वो ऐसा करेंगे तो रोजगार को सही उनको मिल जाएगा। डोईवाला के भानियावाला बाजार और क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से बारिश के कारण इकट्ठा होने वाले पानी से अब निजात मिलने वाली है। स्थानीय सभासद हिमांशु राणा के प्रयास से लोक निर्माण विभाग ने बरसाती पानी के निकासी के लिए निर्माण शुरू कर दिया। निर्माण होने से जहां इलाके के लोग खुश हैं, वहीं आज डोईवाला के एसडीएम ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन जगह का निरीक्षण किया और अधिकारियों से जल्द इसे तैयार करने के निर्देश दिए। तो बरसाती मौसम में कई तरह की दिक्कतें और चुनौतियां लोगों के सामने होती हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद पानी की निकासी नहीं होती, जल जमाव हो जाता है और आने जाने में कई तरह की दिक्कतें लोगों को होती हैं। मच्छर उसमें पनपता है, डेंगू पनपता है और लोगों के सामने चुनौतियां होती हैं। वो भी इस वक्त में जब कोरोना काल है, सफाई पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है और उससे पहले अब यहाँ पे पानी निकासी का जो तैयारी है वो की जा रही है ताकि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके। एसडीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए कि वक्त रहते इसे पूरा किया जाए और पानी निकासी से यहाँ पे लोगों को राहत मिलेगी। यानी जो परेशानियाँ थी इन लोगों के सामने हर वर्ष बरसाती मौसम में, वो अब दूर होगी। आज इस मीटिंग में हमारे उप जिलाधिकारी श्री चौहान जी थे और अधिशासी वृंदा विपुल कुमार सैनी जी और तहसीलदार मैडम रेखा आर्य जी, सभासद भी थे और सभासद सदस्य और सभी व्यापारी लोग यहाँ इकट्ठा हुए और उनके सामने जो समस्या है कि उन्होंने कहा कि जो चौड़ीकरण है एक बार में ही पूरा चौड़ा ले, जैसे पीछे भी मार्ग का चौड़ीकरण हो रखा है, तो अब सेंटर से 50-50 फीट पे पुनः सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। तो कब तक काम होने की उम्मीद है? शुरू कब तक हो जाएगा? लगभग 15 दिन में हम इसको लगा के और निपटाएंगे। तो फायदा मिलेगा, जाम से निजात मिलेगी? हाँ, जाम से और ये हमेशा के लिए अस्थायी निस्तारण इसका हो जाएगा। ये पानी में बरसात का पानी इकट्ठा होता था, उससे राहत दिलाने के लिए क्या किया रहे हैं? पुलिया खुलवा दी गई है, पानी की निकासी हो गई है प्रॉपर और ये पक्का अभी कराने के लिए कल से इसमें निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। कर्णप्रयाग तहसील में आने वाले बाजारों में प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया है, यानी जो लोग यहाँ पे आते हैं बाजारों में उनके लिए। और कोरोना वायरस के कारण सभी जगह बाजार बंद थे, बाजारों में आवाजाही और व्यावसायिक प्रतिष्ठान खुल रहे थे। सरकार द्वारा उनको खोलने के लिए नियम अनुसार दिशा निर्देश दिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। जो लोगों नियम का
उल्लंघन कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। तो जो यहाँ पे नियमों की अनदेखी कर रहे थे, उल्लंघन कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। शहर में प्रशासन ने तलाशी अभियान चलाया और नियम का पालन ना करने वालों के चालान काटे गए, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस ने होटल और दुकानों का निरीक्षण किया, कई आला अधिकारी इसमें मौजूद रहे। के संक्रमण को देखते हुए आज कंटका क्षेत्र में प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका की टीम द्वारा संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है और शासन द्वारा जो निर्देश प्राप्त हैं उसके अनुसार होटल, रेस्टोरेंट आदि का संचालन किया जा रहा है। ये भी सुनिश्चित किया गया है सभी होटलों में जहाँ पर ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था नहीं, उनका चालान किया जा रहा है और पब्लिक प्लेस पर भी जो लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं उनके ऊपर भी चालानी कार्रवाई की गई है। प्रदेश में लड़खड़ाई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सितारगंज के दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएचसी के गेट पर दीप जलाकर मौन व्रत रख के सरकार को जगाने की कोशिश की। कांग्रेस ने नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में दीप जलाकर मौन व्रत रखा और चरबराई व्यवस्था के लिए, इसे दुरुस्त करने के लिए सरकार से मांग की। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिगड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को घेरते हुए एक तरीके से जगाने की कोशिश की कि सरकार सोई है और इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर, यहाँ के सितारगंज क्या छोड़ो, पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं बिल्कुल ख़राब चल रही हैं। कोई डॉक्टरों की तैनाती कहीं नहीं है। आप सितारगंज का देख लीजिए, सितारगंज में ना बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर है, ना कोई हड्डी का डॉक्टर है। एक वो जो अपने खुशियों की सवारी है, 1 साल से वो बंद पड़ी है, वो सवारी भी चालू नहीं है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं, सरकार को जगाने का काम किया है। 2 मिनट का अपने दिया जला करके 2 मिनट का मौन रखा गया है और सरकार को जगाने का काम किया है। आज जो हमारा प्रमुख कारण दीप जलाने का था, उत्तराखंड की मर चुकी स्वास्थ्य सेवाओं की आत्मा की शांति के लिए हमने आज दीप जलाकर यहाँ पर उसके लिए मौन रख के उनकी जो स्वास्थ्य सेवा उसकी जो आत्मा शांति के लिए हमने प्रार्थना करी है। और ये प्रतीकात्मक था कि मतलब सरकार जागे, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो है सरकार को देनी चाहिए जनता को, वो नहीं दे पा रही है। लोग जो है जो भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, अभी आपको दिखाया उन्होंने, वो इलाज के लिए बाहर लिख दे रहे हैं डॉक्टर, उनको दवाई के लिए बाहर लिख दे रहे हैं, जाँचों के लिए बाहर लिख दे रहे हैं। आज जो हमारा प्रमुख कारण दीप जलाने का था, उत्तराखंड की मर चुकी स्वास्थ्य सेवाओं की आत्मा की शांति के लिए हमने आज दीप जलाकर यहाँ पर उसके लिए मौन रख के उनकी जो स्वास्थ्य सेवा उसकी जो है आत्मा की शांति के लिए हमने प्रार्थना करी है। और ये प्रतीकात्मक था कि मतलब सरकार जागे, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो है सरकार को देनी चाहिए जनता को, वो नहीं दे पा रही है। लोग जो है जो भी यहाँ इलाज कराने आते हैं, अभी आपको दिखाया उन्होंने, वो इलाज के लिए बाहर लिख दे रहे हैं डॉक्टर, उनको दवाई के लिए बाहर लिख दे रहे हैं, जांचों के लिए बाहर लिख दे रहे हैं। डोईवाला में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के आह्वान पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में 2 गांव को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर धरना दिया गया, जिससे मुख्यमंत्री को उनकी विधानसभा में चुनाव के दौरान किए वादे की याद दिलाई। जिसमें गौरव चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री की विधानसभा में ये पैलेंटेंशन ग्राम और टोंगिया ग्राम है जिनको अभी तक राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला है, जबकि मुख्यमंत्री ने चुनाव में घोषणा की थी कि हम मांग करते हैं कि अपना वादा याद करें और इन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करें। मुख्यमंत्री अपना मुख्य रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उन तक अपनी बात पहुंचाना था कि उन्होंने इलेक्शन से पहले इस क्षेत्र में जब वो वोट मांगने आए थे तो उनके द्वारा ये कहा गया था कि मैं चांडी प्लांटेशन को राजस्व का दर्जा दिलाऊंगा, परंतु अब तक वो उनकी जो घोषणा है वो पूरी नहीं हुई है। और दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या इस क्षेत्र की है जिसमें जंगली जानवरों का है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में है। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जंगली जानवरों से बचाव के लिए इस क्षेत्र में चाहे तार बार चलाएं या बनाएं या कोई दीवार बनवाएं, और सबसे मुख्य जो काम है वो चांडी प्लांटेशन को
और इस क्षेत्र में जो बालकुमारी क्षेत्र है उसको राजस्व गाँव का दर्जा। देखिए, ये जो चांडी प्लांटेशन ग्राम है एक वन ग्राम है। बहुत समय से ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनको राजस्व ग्राम घोषित किया जाए, और आज हमने भी जब इन लोगों ने हमसे कहा तो हमने कहा हम आपकी आवाज़ को प्राथमिकता से उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव लड़ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चुनाव में यहाँ पर आकर लोगों से ये वादा किया था कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे आप लोगों को मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, मैं खुद आऊँगा और इस गांव को मैं राजस्व ग्राम घोषित करूंगा। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपेक्षा रखते हैं कि वो इन ग्रामवासियों की आवाज़ सुनकर इस ग्राम को, चांडी ग्राम को जो है राजस्व ग्राम घोषित करें, ताकि ये जो लोग जो सरकारी बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे ये वंचित हैं उन योजनाओं का इन्हें लाभ मिल सके, इनके बच्चों को जो आगे भविष्य में जो भूमि के अधिकार हैं वो मिल सके, ताकि ये लोग अपने आप को सही तरह से यहाँ पर स्थापित कर सकें। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपना वादा याद करें और यहाँ की जनता को जो है लाभ पहुँचाएँ। केदारनाथ में पौराणिक गुफाओं से छेड़छाड़ को लेकर तीर्थ पुरोहित समाज धरने पर बैठ गया, जबकि एक साधु ने केदारनाथ में निर्माणाधीन गुफा को ध्वस्त कर दिया। विश्व प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ के धाम में जब से प्रधानमंत्री ने एक रात यहाँ की एक गुफा में योग ध्यान किया था, तब से लेकर केदारनाथ धाम की तमाम गुफाओं का पुनर्निर्माण और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। श्री केदारनाथ, आज देखिए श्री केदारनाथ धाम में जो गुफाओं का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, तो हमारे तपस्वी स्वामी जी ललित महाराज जी गुफा देखने वहाँ पर गए, तो वहाँ पर गुफा की जो इन्होंने जो है फर्स्ट क्लास जैसे वो होता है ना कमरे के रूप में उसका वो दिया था बनाने के लिए। मैंने मान लो पूरा उन्होंने एक कमरा वो कर दिया था तैयार, तो स्वामी जी वहाँ पर गए, स्वामी जी ने उसको तोड़ दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।